हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल नॉलेज ट्रैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में और इनकम स्टेटमेंट को हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की दैट देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनमें से इनकम स्टेटमेंट एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये तीनों तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑल दीज पुट टुगेदर कैन एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। तो आज हम समझेंगे इनकम स्टेटमेंट को कि इनकम स्टेटमेंट से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं एक कंपनी की हेल्थ के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम। इनकम क्या है? अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो इनकम वो है जो मंथली बेसिस पे हम जॉब करके या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से या फिर एक बिजनेसमैन बिजनेस से जनरेट करता है, दैट इज व्हाट इज इनकम। अब ये जो इनकम है, इसे टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करें तो इस इनकम को हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। दिस इज समथिंग which is being generated as a result of doing a job or a business। ग्रॉस इनकम में से अगर हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को निकाल दें, बिकॉज दैट्स समथिंग विच वी डू एवरी मंथ वंस वी गेट आवर इनकम, दैट वी पे आवर बिल्स, हम लोग अपने बिल्स पे करते हैं। अगर इन बिल्स को हम लोग ग्रॉस इनकम से निकाल दें, देन वट एवर द रिजल्टेंट इज, दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल रियलाइज्ड इनकम। ये हमारी एक्चुअल मंथली रियलाइज्ड इनकम है, जिसे हम नेट इनकम भी कह सकते हैं इन टेक्निकल टर्म्स। ये हमारा वो पार्ट है विच वी रियली हैव टू फोकस ऑन। तो ये तो बात हो गई दोस्तों पर्सनल फाइनेंस की परस्पेक्टिव से। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट और हाउ अ बिजनेस पुट्स टुगेदर अ इनकम स्टेटमेंट। एक बिजनेस की या फिर एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसी दिखेगी, उसमें ये टेक्निकल टर्म्स किस तरह से फिट होती हैं। So let's move ahead and try to understand what is a income statement। सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं हम इनकम स्टेटमेंट को कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है या फिर वहां से हमें क्या पता चलता है। So income statement is something which can tell us about the profit and loss of a company over a particular time period। So दोस्तों, यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे जनरेट होती है, क्वार्टरली बेसिस पे भी उसे जनरेट किया जा सकता है और उसे एनुअल बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या फिर अगर वो लॉस में चल रही है तो कितना लॉस एक पीरियड में हो रहा है। दैट इज व्हाट वी कैन एक्चुअली गेट फ्रॉम अ इनकम स्टेटमेंट। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? कि हम इनकम स्टेटमेंट को देख करके ये बता सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। लेट्स delve a bit deeper into this and try to understand what are the various elements of an income statement। एक income statement के important elements कौन कौन से हैं? Broadly we can categorize these elements into three types। The very first one is revenue। कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितनी सेल्स वो करती है, वहां से जितना भी पैसा कंपनी के पास आता है, दैट इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। पर्सनल फाइनेंस से अगर इसे रिलेट करें तो रेवेन्यू इज कंपैरेबल टू अवर, जो भी हम ग्रॉस इनकम जो हमारी आ रही थी उसे हम कंपेयर कर सकते हैं रेवेन्यू के साथ। मूविंग अहेड, एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे मंथली बिल्स, इसको हम मंथली बिल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली द थर्ड एलिमेंट इज प्रॉफिट और लॉस। दिस इज व्हाट द नेट इनकम इज। पर्सनल फाइनेंस में अगर इसको समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो मंथली इनकम है, इफ वी पुट इट एज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस हमारे बिल्स हो गए, अगर हमारे एक्सपेंसेस और बिल्स एक्सीड द रेवेन्यू, उस केस में पर्सनल फाइनेंस में हमें होगा लॉस, वी विल बी इन सर्टेन डेट। तो इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट भी इन तीन एलिमेंट से मिलकर के बनती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। द वेरी फर्स्ट वन इज कि हर एक कंपनी अपनी इनकम को आइडेंटिफाई करती है ऑन अ मंथली बेसिस और उसी आइडेंटिफिकेशन से
वो जो आइडेंटिफिकेशन है कंपनी के लिए कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ बिजनेस के ऑपरेशन से, उसका आइडिया उनको लग जाता है। जब कंपनी रिपोर्ट करती है, खास करके जो पब्लिक कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब हम कंपनीज को देखते हैं, ऑल द पब्लिक लिस्टेड कंपनीज विच गिव्स अस अ इनकम स्टेटमेंट, तो वो इनकम स्टेटमेंट जनरेट की जाती है फॉर देयर इन्वेस्टर्स और फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और एनुअल बेसिस के ऊपर। तो हर क्वार्टर में इनकम स्टेटमेंट रिलीज होती है, जिसको देख करके हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंटेलिजेंटली ले सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरनली कंपनी मंथली इनकम स्टेटमेंट्स भी जनरेट करती है, जस्ट टू हैव अ लुक एट द ओवरऑल रोड मैप ऑफ द कंपनी की किस डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। तो चलिए अब एक इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज तो मैंने बता दी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनको ध्यान में रखिए और चलिए एक प्रिपेयर करते हैं जल्दी से एक इनकम स्टेटमेंट को। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच विल कम हियर इज रेवेन्यू और सेल्स। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपनी ने कितना सेल किया है एक पीरियड के अंदर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप लाइन, इसे हम टॉप लाइन भी कहते हैं। इस तरह से समझिए कि ये सबसे पहले ऊपर रखा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स रेफर्ड टू एज टॉप लाइन। This is generated as a result of sales of a product or service to the customers. दूसरा जो पैरामीटर है या फिर दूसरा जो लाइन आइटम है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COGS कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेसिकली उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जो फर्स्ट लाइन आइटम है उसको जनरेट करने के लिए कंपनी का डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगा है, दैट इज रेफर्ड टू एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, जैसे कि लेबर पार्ट्स आ गया, मटेरियल्स आ गया, और कुछ डायरेक्ट कॉस्ट हैं कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। दे वुड कम अंडर द कैटेगरी COGS। थर्ड एलिमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द रेवेन्यू। अगर हम COGS को रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। So this is how the first calculated item gross profit is being generated in an income statement। और ये gross profit दोस्तों वही है जो हमने अभी पर्सनल फाइनेंस में बात की थी, हमारी ग्रॉस इनकम की। We can compare it with gross profit। चलिए आगे चलते हैं and let's see the other elements as well। Next element is SG&A, which is referred to as Sales, General and Administrative Expenses। ये कंपनी के इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सो दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स व्हिच अ कंपनी इनकर टू जनरेट रेवेन्यू। इसके अंदर वेजेस, सैलरीज, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट्स, ये सारी चीजें SG&A के अंदर आ जाएंगी। इनको भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। ये हमने खर्च किया है, ये कंपनी ने खर्च किया है, तो इसे भी हमें प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। वंस वी सब्ट्रैक्ट दिस वी विल गेट EBITDA। EBITDA is earnings before interest, taxes, depreciation and amortization। तो EBITDA जनरेट होगा as a result of gross profit minus SG&A। यहां तक हम पहुंच गए दोस्तों, यहां तक हमें पता चल गया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने एक्सपेंसेस निकाल देते हैं SG&A वाले, तो हमें मिल जाता है EBITDA। EBITDA के अंदर भी देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच वी कैन सी। इसमें इंटरेस्ट भी है, टैक्सेस भी है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी है। मतलब ये भी हमें निकालने पड़ेंगे, तब हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट या एक्चुअल नेट इनकम के बारे में पता चलेगा। अब इसमें दो टेक्निकल टर्म्स आई दोस्तों, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये क्या होती है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन आर रिलेटेड टू जो भी कंपनी मशीनरी खरीद रही है या फिर इक्विपमेंट्स जो खरीदे जाते हैं, जो लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हैं, उनके ऊपर जितना भी एनुअल बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि मशीनरी है तो वो यूज होने के साथ साथ वो डेप्रिशिएट भी होगी। इक्विपमेंट्स डेप्रिशिएट होंगे, प्लांट्स और जो लैंड है कंपनी का उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है वो कॉस्ट एलिमेंट एक इन्वॉल्व रहेगा। तो वो सारी चीजों को EBITDA में से अगर हम घटा देते हैं, सो वी विल गेट ऑपरेटिंग इनकम और EBIT।
ये आ जाती है कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम। सो वंस वी गेट द ऑपरेटिंग इनकम, एक बार जब ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गई तो इसमें से हमें अब माइनस करना है इंटरेस्ट और टैक्सेस को, एंड वी विल गेट द फाइनल नेट इनकम। सो दिस इज कंपैरेबल टू द नेट इनकम जो हम पर्सनल फाइनेंस में बात कर रहे थे कि नेट इनकम इज बेसिकली व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट ऑल द बिल्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम वी विल गेट नेट इनकम। दूसरी तरह से ये सारे एक्सपेंसेस को कम करने के बाद हमें कंपनी की नेट इनकम के बारे में पता चलता है। So this is the net profit which is earned by a company in a particular period. This net income is moved as retained earnings into the balance sheet. ये कंपोनेंट रिटेन्ड अर्निंग्स बन के बैलेंस शीट में चला जाता है। सो ये हम समझेंगे जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो इस कंपोनेंट को वहां पे हम रिलेट करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की, ताकि हमें और क्लैरिटी इसके ऊपर मिल जाए कि किस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनकम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को लिया है एंड वी आर स्टार्टिंग in a very similar manner. रेवेन्यू से हमने स्टार्ट किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन वी हैव अदर इनकम। अदर इनकम इज बेसिकली वो इनकम है ये जो कंपनी अर्न कर रही है नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर देन ऑपरेशंस जो भी इनकम उसके पास आ रही है दैट इज क्लब्ड इनटू अदर इनकम। Then we have total income. The total income would be a sum of revenue from operations and other income. ये जो पहला हेडर है दिस इज रेवेन्यू एंड सेल्स। देन वी हैव द सेकंड कंपोनेंट जो ब्रॉडली हम COGS, SG&A, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये सेकंड एरिया के अंदर आ जाते हैं, और इन सबको मिला करके व्हाट वी गेट इज, यहाँ से टोटल इनकम में से अगर ये एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं एज वी डिड इन आवर इनकम स्टेटमेंट तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स जो टैक्स की बात की गई है, तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कंपनी अपनी तरफ से इंक्लूड करती है, या फिर कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो इंक्लूड किए जा सकते हैं। सो इनकम स्टेटमेंट इज स्टैंडर्ड, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने अभी बताया, बट देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच यू माइट सी, कई जगह पे वो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स की बात हुई है तो इस तरह के कंपोनेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला गया है which is operating income, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं, एंड देन वी हैव टैक्स एक्सपेंस जिसे माइनस करके वी फाइनली अराइव एट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट इनकम पे हम पहुंचते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट की बात हमने यहाँ पे की। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 ईयर्स की बात की जा रही है। व्हाई वी आर हैविंग 2 डिफरेंट ईयर्स हियर, जस्ट टू हैव अ लुक एट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट को जब भी हम लोग एनालाइज करने जाएंगे, व्हेन वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो हमारे पास कम से कम 2 साल की इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने होनी चाहिए, सो दैट वी कैन arrive at a conclusion or we can see something in terms of growth or degrowth. क्या कंपनी आगे बढ़ रही है? द इनकम इज इंक्रीजिंग, द नेट इनकम इज इंक्रीजिंग, जो कि इस केस में हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट इनकम जो है वो 12,464 से बढ़ करके 15,136 करोड़ के आसपास हो चुकी है, विच मीन्स द कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 2019 टू 2020। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ हुआ है। कंपनी की और भी कंपोनेंट्स को हमें देखना पड़ता है, जैसे कि हम इसमें देखेंगे एक्सपेंसेस कितने बड़े हैं, देन वी विल आल्सो हैव अ लुक एट ओवरऑल टैक्सेस कितने बड़े हैं, वो सारी चीज़ों को मिला करके, बट स्टिल नेट इनकम कंपनी की बढ़ रही है, दैट मीन्स दैट देयर इज अ ग्रोथ इन द कंपनी। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दिस पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे अब हम बहुत सारे ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट्स एक साथ रखेंगे। स्टार्ट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस इनकम स्टेटमेंट हियर। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि क्रॉस रेवेन्यू की बात यहाँ पे की जा रही है, एंड वी सी दैट क्रॉस रेवेन्यू इज नॉट इंक्रीजिंग। एक्चुअली यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू कम हुआ है, इट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 51,582 फ्रॉम मार्च 16 टू 46,323 इन मार्च 20। लेकिन जब हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो देख रहे हैं किस तरह से जब हम एनालाइज करने जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बीच में आ सकते हैं, विच कैन एक्चुअली इम्पैक्ट ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस है। ग्रॉस का ट्रेंड था
डिक्लाइन का, जबकि नेट का ट्रेंड आ गया है ग्रोथ का? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है एक्साइज टैक्स या अदर लिवाइज के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें तो मार्च 16 में जो टैक्स कंपोनेंट था या फिर जो एक्साइज कंपोनेंट था वो 15,107 था, जबकि मार्च 20 के अंदर ये कंपोनेंट कम होकर के 1,187 हो गया. Just because of this one component, the net revenue from operations has actually increased. So our analysis suggests कि gross के अंदर revenue कम हुआ है, which means that company has felt some kind of decline. कंपनी के अंदर कुछ उसकी ग्रोथ के अंदर कुछ कमी आई है. कंपनी इज नॉट ग्रोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. कंपनी में कहीं ना कहीं उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम हो रहे हैं, जबकि टैक्सेस का जो कम होने का जो इम्पैक्ट है वो उसके नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर आया है. दिस मींस कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंपनी, राइट? सिमिलरली वी कैन मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट अदर इनकम. अदर इनकम के ऊपर हम देखें तो अदर इनकम कंपनी का इंक्रीज हुआ है. सो कंपनी इज अर्निंग वेरी गुड मनी in terms of their investments and their other secondary sources. टोटल रेवेन्यू की बात यहाँ पे करें तो टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का ओवरऑल ग्रो किया है, क्योंकि उनकी अदर इनकम बढ़ी है और उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो नेट है वो उसमें भी ग्रोथ हुआ है. अब एक्सपेंसेस के ऊपर चलते हैं. एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं. तो अगला जो कंपोनेंट है दैट इज प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स. दिस कंपोनेंट इज सेम एज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. तो बाकी की जो इनकम स्टेटमेंट है अगर उसको देखें तो वी कैन सी जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है. सो दिस इज वेयर वी कैन आइडेंटिफाई. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल जो ट्रेंड है देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड एंड वी प्रोबेबली कैन से दैट हाँ कंपनी एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. Also earnings per share अगर देखें that is also growing, so the growth trend is pretty much visible. अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन की बात करें तो इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम बाय डिवाइडिंग द टोटल नेट इनकम विद टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो इस तरह से हम एक इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करके वी कैन मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस कि हमें एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. इसके अलावा हमें बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी देखना होगा. ऑल पुट टुगेदर वी कैन हैव अ बेटर फंडामेंटल एनालिसिस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स. सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब for more useful videos like this. To share these videos with your friends and family members so that they can also benefit and be a part of this beautiful journey which we are trying to create here.